नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो चलिए किस क्लास स्टार्ट करते हैं। और ध्यान रहे कि आप लोगों का क्षेत्रमिति का हम बहुत दिन से क्वेश्चन नहीं करवा रहे थे, मेंसुरेशन का। अब जो है वो भी हम सीरीज में ले लिए हैं। तो मतलब जितना भी चैप्टर है आप लोग को देख रहे होंगे आप लोग कि सभी क्वेश्चन हम करवा ही रहे हैं। तो ज़रूर हमारे साथ जुड़ें, एक एक क्वेश्चन आप लोग को हम करवा देंगे प्रीवियस ईयर का। ठीक है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये है पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा है। एसएससी में तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन अगर रेलवे की बात करें तो रेलवे के एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछा जाता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन की हम बात करें, ये किस में पूछा गया है, तो एनटीपीसी में 2 बार पूछा गया है। एक पूछा गया है 14/3/2021 को, 14/3/2021 में पूछा गया है यही क्वेश्चन। ठीक, दूसरे बार पूछा गया है ये 31 जनवरी को पूछा गया है। 14 मार्च के बाद 31 जनवरी 2021 में ही पूछा गया है। ठीक है, 2021 में भी दोनों फर्स्ट सिटिंग में ही पूछा गया है, सीबीटी 1 में ही पूछा गया है। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है एनटीपीसी में 2 डबल बार पूछा गया है। तो उससे हमको ध्यान में रखते हुए सभी क्वेश्चन को आप लोग अगर नए हैं तो ज़रूर हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या है क्वेश्चन, इतना के कितने गुणनखंड सम हैं। ठीक है, अब सम और विषम का गुणनखंड बताते हैं। और ग्रुप डी में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। ग्रुप डी में एक क्वेश्चन आया है, बस यहाँ पे 2 पे पावर 8 हो गया है, बाकी बात सब सेम है। ठीक है, 2 पे पावर 8 है। तो उसमें भी पूछा है सम का कितना संख्या होगा। तो आप लोग को सम और विषम दोनों निकालने के लिए हम यहाँ पे सिखाएंगे। ठीक है, और कुल गुणनखंड भी निकालने के लिए सिखाते हैं। तो सबसे पहले अगर कुल गुणनखंडों की संख्या बोलेगा कितना, कुल तीनों चीज़ समझिएगा, बहुत ही अच्छे ढंग से समझिएगा। एक क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा क्यों ना लगे, लेकिन हमें जो है क्लियर होना चाहिए पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग को पढ़ना है। तो इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। तो कुल गुणनखंडों की संख्या की बात करें, अगर कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा। तो जो भी दिया हुआ है अभाज्य संख्या, जैसे देखिए सब अभाज्य संख्या है ना, अभाज्य संख्या नहीं रहता तो हम उसको अभाज्य में कन्वर्ट करते हैं। अभाज्य संख्या और जितना भी पावर है उसमें एक अधिक करते जाइए। जैसे 7 है तो 7 में 1 जोड़ देंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं एकदम सीरियल वाइज, जिससे कि समझ में आप लोगों को, 8 नहीं लिखते डायरेक्ट। तो 7 + 1 में गुना कर देना है। इससे 3 पे पावर कितना है 4, तो 4 + 1 कर देंगे गुना। अगला कितना हो जाएगा, 3 है तो 3 + 1 हो जाएगा। 3 है तो कितना हो जाएगा, 3 + 1 हो जाएगा। और इधर हमारा पावर कुछ नहीं तो 1 होता है, तो 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2। इससे जो निकल जाएगा कुल गुणनखंडों की संख्या निकल जाएगा। क्या क्या निकल जाएगा, कुल गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा, 8 × 5 × 4 × 2। तो इसको गुना आप लोग करते हैं तो 8 चौक 32, 5 दूना 10, 2 320। ये आ गया कुल गुणनखंडों की संख्या। अगर क्वेश्चन में पूछता कि कुल गुणनखंडों की संख्या कितना है, तब तो आंसर ये होगा। जैसे ही मानिए पूछ दिया सम गुणनखंडों की संख्या, क्या पूछ दिया, कुल सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम गुणनखंडों की संख्या तो है ठीक है, लेकिन अब जो है सम इसका गुणनखंड क्या होगा, जो कि सम संख्या है। तो सम गुणनखंडों की संख्या जैसे ही बोल देगा, इसमें सम गुणनखंडों की संख्या बोल देगा, जैसे ही सम गुणनखंडों की संख्या, करना क्या है, सम संख्या डायरेक्ट पकड़, एक नहीं अधिक करना है, एक अधिक नहीं करना है। सम पे पावर 7 है तो 7 ले लेना है गुना। अब जो भी है उसमें एक अधिक करते जाइए। 3 में एक अधिक कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 3 पे पावर 4 था ना, उसमें एक अधिक कर देंगे। तो मतलब 3 पे पावर 4 है तो पावर से एक अधिक करेंगे तो 4 × 1 = 5 हो जाएगा। गुना 5 पे पावर 3 है तो उसका हो जाएगा 3 का 4। 7 पे पावर 1 है तो 1 का 2, बस गुना कर देंगे यहाँ पे। होता कितना हो जाएगा, 7 चौके 28, 5 दूना 10, 280। तो सम गुणनखंडों की संख्या जिस क्वेश्चन में हो जाएगा, सम गुणनखंडों की संख्या, वो हमारा 280 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर मानिए विषम का निकालना होता तो कुल कितना है, 320 है, और सम उसमें से क्या हुआ 280, तो घटा के जो आएगा वो विषम आएगा 240। लेकिन सिर्फ विषम ही बोले तो क्या हम उसके लिए कुल निकालेंगे, सम निकालेंगे? नहीं, डायरेक्ट आपको विषम भी निकाल सकते हैं। आप डायरेक्ट विषम गुणनखंडों की संख्या भी पता कर सकते हैं। वो कैसे, तो ध्यान रखिएगा, विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं,
तो एकदम ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज़ हम आप लोगों को बहुत ही बारीकी से समझा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही विषम गुणनखंडों की संख्या बोले गए हैं बराबर लिख लेते हैं, तो हमें सम का बात ही नहीं करना है, सम का बात ही नहीं करना है विषम में। तो एकरा में एक बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 1 5 गुना, एकरा में एक बढ़ा देंगे तो 3 1 4 गुना, यहाँ पे एक में एक बढ़ा देंगे तो 2 हो जाएगा। तो 5 चौक 20 दूना 40, देखिए 40 आ गया ना। तो आप लोग को हम सभी चीज़ समझा चुके हैं। कुल बोलेगा तो ऐसे निकालना है, सम बोलेगा तो सम में एक नहीं बढ़ाना है और बाकी बात सम में एक बढ़ा देना है। विषम बोलेगा तो सम वाला लेवे नहीं करना है, बाकी विषम वाला का सब ले लेना है। ये हमारा तरीका है गुणनखंडों की कुल संख्या निकालने का। अगर अच्छा लग रहा है तो अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, देखिएगा। एक आयताकार भूखंड का विकर्ण 37 मीटर है और इसका क्षेत्रफल 420 है। आयताकार है ना भूखंड, क्या क्या दिया हुआ है देखिए। हम ऑप्शन के थ्रू भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन के थ्रू भी सॉल्व आसान तरीके से कर सकते हैं। क्या होगा नहीं होगा, लेकिन पहले समझा रहे हैं आप लोग को, ठीक है। विकर्ण का लंबाई कितना है, 37 मीटर। आयताकार विकर्ण होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। इसका जो विकर्ण का लंबाई आयताकार विकर्ण का मान ही होता है फॉर्मूला। इसका मान दिया हुआ हमें 37 दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में, और इसका क्षेत्रफल देखिए 420 है, और जो है इसका क्षेत्रफल 420 दिया हुआ है, देख सकते हैं 420। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल जो होता है आयत का वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई का जो मान दिया हुआ है 420 दिया हुआ है, ठीक है। पूछा क्या है, तो इतना रुपया प्रति मीटर की दर से भूखंड के चारों ओर बार लगाने का लागत ज्ञात कीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे, तो सिंपल सा बात देखिए कि हमें इसका बोला है कि इसके भूखंड के चारों ओर बार लगाने का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। भूखंड के चारों ओर बार लगाना है, इसका मतलब क्या, इसका परिमाप का बात करेंगे हम। चारों ओर हो जाएगा 2 × L + B, क्या हो जाएगा 2 × L + B, इसी का ज्ञात करना है। इसका मतलब 2 हमें देखिए तो जो 2 तो होगा, और ये हो गया क्या, ये हो गया इसका परिमाप। बोला है कि 1 मीटर में जो है इतना रुपया लगता है, 1 प्रति मीटर। 1 मीटर का जो दाम है वो कितना है, 37.50 रुपया प्रति मीटर की दर से। तो इतना मीटर का कितना हो जाएगा, 1 मीटर का 37.5, तो इतना मीटर का इतना में 37.50 से गुना कर देंगे। तो L + B तो रहेगा ही रहेगा, मान जो भी होगा इसका, इतना का गुना जो हमारा आएगा इसका दुगुना हो जाएगा। इसका जब 37 का हम 2 से गुना कर देंगे, 37 दूना कितना हो जाएगा, 37 दूना 7 दूना 14 4 बाकी 1 3 दूना 6 1 7, 37 दूना 74, 74 और 1 कितना हो जाएगा 75, मतलब यहाँ पे 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 75 आएगा। इसका मतलब जो भी आंसर होगा वो हमारा 75 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। कि 75 का मल्टीपल, 75 में कितना से भाग लगता है 25। L + B का मान हम यहाँ से निकालेंगे तो काफ़ी टाइम जाएगा, इसलिए पहले हम ऑप्शन के थ्रू जाके देखते हैं कि जो भी आंसर क्या होगा 75 का मल्टीपल। 75 का बोले मतलब 25 × 3, मतलब 25 से भी भाग लगना चाहिए और 3 से भी भाग लगना चाहिए। 25 से भी नियम पता है, लास्ट में 25 लग रहा है, हाँ लग रहा है, तो 25 से तो लगेगा। 3 से 7 3 10 10 5 15 दोनों से लग रहा है। इसमें 6 3 9, 3 से भी लग रहा है, 25 से भी लग रहा है, ये भी है। तो आगे देखेंगे तो इसमें भी सभी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा अगर ऐसे किए तो। फिर हमें इस क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ये स्टेज 2 का क्वेश्चन है, ठीक है, CBT 2 का। चलिए कर लेते हैं। A + B का कैसे निकालेंगे, अच्छा यहाँ से जैसे ही स्क्वायर ये खत्म हो जाएगा रूट, तो बराबर की इस पर आके ये स्क्वायर हो जाएगा क्या, बिल्कुल हमारा ये स्क्वायर बन जाएगा। जहाँ जैसे ही इसका मान सॉल्व करेंगे तो A + B का क्या होता है फॉर्मूला, A + B का हमें निकालना है। मानिए A + B का होल स्क्वायर होता है A² + B², तो उसका मान कितना है 37 का स्क्वायर, और +2AB, तो 2 में क्रॉस गुना करेंगे कितना हो जाएगा 840। अब देखिए 840 होगा ना तो 42 का दुगुना। अब 37 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप लोग बोलेंगे 37 का स्क्वायर होता है 1369, और इसमें हम जोड़ देंगे 840। अब देखिए हमें A + B निकालना है, तो स्क्वायर इधर से खत्म, जैसे स्क्वायर खत्म तो बराबर की इस पार क्या हो जाएगा, ये जो बराबर की इस पार हो जाएगा हमारा आके रूट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो रूट अंडर ये आ गया हमारा 2209। अब देखिए ये सब कुछ वर्गमूल भी पता होना चाहिए फटाक से। जैसे 2209 जो है 2209, ये वर्गमूल, इसका वर्गमूल जो होता है वो 47 होता है। कितना होता है, 47 होता है। हो गया, अब एक मान 47 आ गया तो कर देते मान, तो A + B का मान 47 आ गया। A + B का मान 47 × 25 गुना इतना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा।
अब इसको इकाई अंक से सॉल्व होगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि इस दोनों में जीरो है, कट तो जाएगा ही। तो देखिए, तो 25 तिया 75, नहीं 5 तिया 15, अगर इसको हम देखें यहाँ पे तो 5 तिया 15 5, 5 सत्ते 35, 5 इकाई अंक पे 5 होगा। इसमें नहीं है तो गलत, इसमें इकाई अंक पे 5 नहीं है तो गलत। अब आंसर यही दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो डिजिटल सम लगा सकते हैं क्या? 6 3 9 7 5 12, 9 खत्म हो गया, 5 5 10 10। हाँ, डिजिटल सम से इस क्वेश्चन को हम अब सॉल्व कर सकते हैं बिना गुना किए। अगर सॉल्व करना चाहे तो यहाँ पे हम डिजिटल सम फिर लगा सकते हैं। एक दो ऑप्शन तो गलत हो गया ना, बचा दो ऑप्शन, उसमें हम क्या करते हैं, डिजिटल सम यहाँ पे लगाने का कोशिश करते हैं। तो डिजिटल सम तो क्या है, 7 4 11 गुना 5 2 7 गुना 3, जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा डिजिटल सम इसका? 7 या 21, 21 का मतलब 3 3, यहाँ पे जो हमारा है इसका 2 3 दूना 6, डिजिटल सम कितना आ गया? 6 आ गया। अब हम देखते हैं कि किस ऑप्शन का जो है डिजिटल सम क्या है, 6 आता है, वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर देखिए 6 3 9 और 7 5 12, 12 का मतलब 3, तो डिजिटल सम 3 आ गया, इसका गलत, हमको 6 डिजिटल सम चाहिए। 6 क्या, 5 3 8, 8 2 10, 10 का मतलब 1, 1 5 6, तो डिजिटल सम 6 आ गया पहला ही ऑप्शन का। तो यहाँ पे गुना अगर नहीं करेंगे तो डिजिटल सम से लगा सकते थे, तो इसका डिजिटल सम कितना आ गया? 6 आ गया। तो 6 हमारा किस ऑप्शन का डिजिटल सम था? पहला ऑप्शन का, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका लघुत्तम एलसीएम निकालना है। अब जो हमें इस क्वेश्चन सामने में दिख रहा है आप लोग को, इसका एलसीएम, तो पहले क्या है, इसको ये क्या है, वर्गमूल, यहाँ 2 दे दिया, मतलब वर्गमूल 2 का एगो, तो इसका वर्गमूल कितना होता है? 13, कॉमा इसका वर्गमूल कितना होता है? 27 का 3, 64 का वर्गमूल कितना होता है? 64 का वर्ग घनमूल ना, घनमूल, यहाँ देखिए इसका वर्गमूल लेना था, लेकिन यहाँ था क्यूब रूट, तो इसका घनमूल ले लिए, और यहाँ भी है क्यूब रूट, तो इसका भी घनमूल ले लिए हैं। ठीक है, क्यूब रूट का मतलब यहाँ पे घनमूल लेते हैं। ठीक है, घनमूल ले लिए, और यहाँ पे वर्गमूल लेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट है, तो वर्गमूल ले लिए। अब इसी का एलसीएम बोला है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? देखिए ये हो तो 4 तिया 12 है, 12 12 दोनों में 12 मिलेगा, इधर क्या है हमारा 13 है, तो 12 और 13 को गुना करेंगे तो 3 दूना 6, इकाई अंक पे 6 आएगा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन 1 इसका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम होता क्या है? जो तीनों में मिल रहा है वो भी, जो नहीं मिला वो भी, या 4 गो है तो चारों में। जैसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना है, 13 है तो 13, यहाँ पे क्या है 3 है तो 3, यहाँ पे क्या है 4 है तो 4, यहाँ पे हमारा क्या है 4 गुना 3 लिख सकते हैं 12 को। तो क्या मिला, एगो 4 मिला तो एगो 4, एगो 3 मिला था तो एक 3 लिखे, एक हमारा 13 मिला था तो 13, इसको गुना करेंगे तो हमारा 156 आ जाएगा। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो 156 आ जाएगा, जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन में था, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा? देखिएगा, ए बी के मुकाबले दोगुना तेजी से कार्य करता है। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। अब क्या बोला है कि ए जो है बी के मुकाबले दोगुना तेजी से कार्य करता है। बी अगर एक दिन में एक काम करता है तो ए जो है दोगुना तेजी से करता है, मतलब एक दोगुना करेगा, बी से दोगुना। तो बी तो एक था, इसका दोगुना करता है, मतलब एक दिन में अगर जो है ए एक काम करता है, बी एक काम करता है, तो ए जो है वो 2 काम करेगा। सही बोला ना, कि बी के मुकाबले दोगुना तेजी से करता है, बी के मुकाबले दोगुना तेजी से। आगे बोला दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करता है, तो बी अकेला उस काम को कितना दिनों में कर लेगा, कितना समय लेगा? तो दोनों मिल के एक दिन में कितना काम करेगा? ये एक दिन में 2 काम करता है, ये एक दिन में 1 काम करता है, दोनों को मिला करके एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। अब कुल काम कितना दिन में कंप्लीट किया है? 12 दिन में, मतलब 12 दिन में कुल काम कितना किया होगा? ये 36 काम, क्योंकि एक दिन में 3 काम, तो 12 दिन में 36 काम। इसी काम को करना चाहता है बी, अकेला क्या दिन में करेगा? कुल काम है कितना? 36, बी जो है एक दिन में 1 काम करता है, तो 36 दिन में कितना काम करेगा? 36 काम करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कैसे बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5? देखिएगा, ए और बी एक ही समय पर एक दूसरे से 240 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 अलग अलग स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में जो बोला है यहाँ पे देखिए क्या, कि एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया है, मतलब एक दूसरे की तरफ ये चलना शुरू किया है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि दोस्तों ए है, मानी इधर जा रहा है, और बी ई है जो इधर जा रहा है, उल्टा एक दूसरे के विपरीत हो गया ना, एक दूसरे की तरफ हो गया बोल सकते हैं। तो इस दोनों के बीच का दूरी भी दिया हुआ है कि 240 है ना, 240 किलोमीटर। ठीक है, इसमें अब दोनों का चाल भी दिया है कि ये चलता है 5 के स्पीड से। देखिए ए और बी के चाल का अनुपात अलग में हम यहाँ लिखते हैं कि 5:7 दिया हुआ है, यही है ना।
देख सकते हैं ए और बी के चालों का अनुपात 5:7 है, ठीक है। बी की चाल 84 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए दोनों का चाल का अनुपात दिया हुआ है और इसमें बी का जो मान बोला है 84 है, कितना है 84 किलोमीटर पर घंटा है। तो कितना गुना है ये 12 गुना है, कितना गुना 12 गुना। एक्चुअल से अनुपात से क्या है एक्चुअल वाला मान 12 गुना। तो ये भी ए का भी चाल एक्चुअल में जो हो जाएगा वो 5 नहीं होके वो अनुपात अगर देखा जाए तो एक्चुअल में 12 गुना हो जाएगा, मतलब 12×5 = 60 किलोमीटर हो गया। ये कितना हो गया 12×7 = 84 किलोमीटर, ठीक है। और आगे क्या है ए और बी कितने मिनट के बाद एक दूसरे से मिलेंगे, मतलब ये दोनों ये भी इधर जा रहा है ये भी इधर जा रहा है, तो कब मिलेगा। तो सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन में क्या करते हैं मेन था देखिए ये सब तो फटाफट निकलने का था, ये सब बनाने का नहीं था। डायग्राम वगैरह सॉल्व कैसे करते एक दूसरे की तरफ, मानिए ये क्या है कि मानिए ये यहाँ पहुँच गया कुछ देर में और ये यहाँ पहुँच गया तभी तो मिलेगा, या फिर ये हो सकता है कि ये यहाँ पहुँचे ये यहाँ पहुँचे तब मिलेगा। लेकिन हमेशा क्या होगा मिलने के बाद पूरी दूरी तो तय कर लेगा, कुछ ये चलेगा कुछ ये चलेगा, पूरा दूरी कंप्लीट होगा तब जाके ये क्या करेगा एक दूसरे से मिलेगा। इसका मतलब है हमें निकालना है कितना देर के बाद मिलेगा एक दूसरे से, तो मिलने का समय बराबर कुल दूरी कितना है 240, इसी को तय करेगा बटा किस स्पीड से, तो ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, एक दूसरे के तरफ हो तो स्पीड क्या करते हैं स्पीड का योगफल हो जाता है। तो 8 6 14 140 4 144 144 आ जाएगा इसका किलोमीटर पर आवर। ये चल रहा है 60 के स्पीड से और ये चल रहा है 84 की स्पीड से, तो कुल जो हो जाएगा स्पीड 144 किलोमीटर पर आवर हो गया। इतना ही घंटा का समय लगेगा। अब इसको मिनट में चेंज करना है तो मिनट में ही ऑप्शन दिया, तो घंटा में 60 से गुना करेंगे तो मिनट बन जाएगा। कुछ कटेगा क्या 12 से काटेंगे तो 12 दूना 24 0, ये हो जाएगा 12 भरे 44, 12 पचे 60 गुना करेंगे तो 20 पचे 100, मतलब 100 मिनट के बाद जो है ए और बी एक दूसरे से मिल जाएगा। कितना देर के बाद 100 मिनट के बाद। तो किस ऑप्शन में है ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 100 मिनट के बाद जो है वो दोनों एक दूसरे से मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ मिलन वाला जो भी क्वेश्चन है इसी प्रकार से बनेगा कि कब मिलेगा, हमेशा कुल दूरी को कंसीडर करेंगे जितना भी रहेगा, ठीक है। और चाल देखेंगे कि अगर ये एक दूसरे की तरफ ही आ रहा है कि इधर इधर और ये इधर, मतलब बोल सकते हैं एक दूसरे की तरफ या विपरीत दिशा में, ठीक है। तो उस कंडीशन में योगफल लेते हैं चाल का, क्योंकि ये भी कुछ बढ़ेगा ये भी कुछ बढ़ेगा, तो एक ही समय में दोनों का योगफल चाल बढ़ेगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान है तो अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन हमारा कहाँ तक किए थे हम लोग अभी, यहाँ 6 नंबर बचा हुआ है, 5 तक किए। हाँ यदि संख्या इतना इतना का माध्य 109 है, 109 का माध्य 67 है, ये सभी संख्या का कहाँ से कहाँ तक संख्या 33 x है 43 है 83 है 109 तक का, इसका माध्य क्या है 67 है। तो पूछा है 50 64 100 126 और x का माध्य ज्ञात कीजिए, इसका माध्य ज्ञात करना है। अब कैसे निकलेगा इकाई अंक पे क्या बनेगा क्वेश्चन, तो हम लोग देखते हैं सॉल्व करके, ठीक है। तो देखिए पहले दिया हुआ है माध्य, तो माध्य क्या होता है कुल संख्याओं का योगफल क्या है 33 + x + 47, इधर क्या है +83 या +109, ठीक है। इसका माध्य क्या को संख्या है 1 2 3 4 5 को संख्या है, तो बटा 5 करेंगे बराबर इसका माध्य कितना हो जाएगा 67 बटा 5 इधर करेंगे ना तो उधर जाके क्या हो जाएगा गुना 5 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए x का मान निकलेगा, फिर वहाँ पे रख के इसको सॉल्व कर लेंगे, या फिर यहाँ ट्रिक भी लगा सकते हैं माध्य का जो नियम था उस पर, तो इतना गुना भाग नहीं करना होता। अगर जोड़ते हैं देखिए x प्लस इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना है 47 में अगर हम सिंपल सा 33 जोड़ देंगे तो 40 से 80 हो जाएगा, 80 में 80 जोड़ेंगे तो 160 हो जाएगा, 80 था तो 80 जोड़ेंगे तो 160, फिर 3 जोड़ देंगे तो 163 प्लस इसमें 9 100 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 263 में 100 जोड़ दिए, फिर एक में जब 9 जोड़ देंगे तो 263 प्लस 9 272 बराबर, तो इधर प्लस नहीं इधर प्लस होगा 272 इधर प्लस करेंगे तो बराबर के उस पर जाके घट जाएगा तो हो जाएगा इतना -272। लेकिन इसका मान क्या होगा, तो गुना करेंगे 7 × 5 = 35 के 5 बाकी 3 6 × 5 = 30 3 33, तो इसको घटा देंगे 335 में, तो x का जो मान आ जाएगा 63 आ गया। अब इस x के मान का जो 63 आ गया उसका मान हमें उसमें रखना है। दूसरा तरीका बताएंगे क्योंकि इसमें बहुत टाइम जाएगा जोड़ने में, ठीक है। दूसरा तरीका भी हम सॉल्व कराएंगे, फटाक से पहले ये देख लीजिए x का मान 63 आ गया,
अब बोला है इसमें x का मान 63 आ गया है, तो रख के इसका माध्य निकाल देंगे। तो कितना है, अब हमें निकालना है 50 प्लस 64 प्लस 100, ठीक है, ये सभी आसान है। प्लस 126 है ना, प्लस 126 और प्लस क्या है x है, और x का तो मान 63 है, तो 63 बटा क्या को संख्या है 5 को, तो 5। अब देखिए इस दोनों को जोड़ेंगे तो 150 और इस दोनों को जोड़ेंगे तो 26 120 60 180 10 190, तो कितना हो जाएगा, सिंपल सा जोड़ते हैं। तो पहले क्या है 50 है, फिर हमारा जो है 100 है, 100 है ना, 100 है तो कितना हो गया 150, फिर हमारा जो है 126 है, 126 में जैसे ही हम 64 जोड़ेंगे, तभी तो 190 आया था ना, 126 80 80 10 90, हाँ 190 190, इधर हमारा 150 बचा हुआ था, तो 340 हो गया। अब प्लस यहाँ पे 63 भी है, अब प्लस 340 में 63 जोड़ेंगे तो 403 आ जाएगा, और नीचे में हमारा 5 है 5, जब भाग करेंगे तो 5 अठे 40, 3 उतरा भाग नहीं लगा 0.5 6 30, 80.6 हमारा जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में माध्य निकालने में जो है बहुत टाइम बर्बाद हुआ है ना जोड़ने घटाने में, तो आखिर करना क्या चाहिए, तो हमें जो शुरू में x का मान बोला है निकालने, वो भी ट्रिक से ही निकालना चाहिए, और ये जो कैलकुलेशन किए हैं ये चीज़ भी हमें ट्रिक से ही करना चाहिए। तो ओवरऑल सभी चीज़ यहाँ पे ट्रिक से करते फटाफट तो हम लोग का जल्दी आंसर आता। चलिए उसी कंडीशन पे अब चलते हैं, उसी तरीका पे, ये तरीका तो समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो है वो तरीका पे चलते हैं। क्या दिया हुआ है देखिए 63 है, उसे लिख लेते हैं, दूसरा x है, 47 है, अब आजा 47 है, इसमें भी जोड़ना पड़ेगा लगता है, 83 है, और क्या है 83 है, 109 है, ये सभी का जो माध्य दिया हुआ है 67 है, 67 है, ये सभी का माध्य है। अब देखिए इसका भी हम देखते हैं ट्रिक पे, तो 67 इसका होना चाहिए मान, जबकि यहाँ पे मतलब 67 इसका माध्य है, तो इसको 67 होना चाहिए, तो 67 से जो है कम है, कितना कम है, कितना कम है 67 होना चाहिए, लेकिन 67 से कम है, तो कितना कम है, तो माइनस देख लेते हैं, जब घटाएंगे तो 4 और 3 34 कम है, ये जो है 67 क्या है से क्या है 34 कम है, ठीक है। अगर यहाँ देखी जाए तो इसमें तो ये तो पता है नहीं कितना है, ये तो x का x ही है, तो ठीक है अब इसको रहने देते हैं, इसका हमें मान ज्ञात कर लेना है, ठीक है, इसी का तो मान निकाल, यहाँ 47 है, तो एवरेज से कितना कम है, एवरेज जो हमारा है ये कितना है 67 है, और ये नंबर 47 से ही है, तो ये जो है एवरेज से कितना क्या है कम है, तो -20 कम है, तो -20, ठीक है। और इसका बात करें तो ये एवरेज से कितना अधिक है, कितना अधिक है, तो यहाँ पे हमारा ये है कितना 83 है, और एवरेज इसका कितना है 67 है, तो कितना ये अधिक है 16 अधिक है, ये +16 अधिक है, और ये 109 जो है ये कितना अधिक है 67 है ना एवरेज, 67 से 109 का बात करें तो कितना अधिक है 42 अधिक है ना, 42 अधिक है, ये प्लस में था, एवरेज से ये कम था ये दोनों, और ये जो है वो अधिक था, तो ओवरऑल कितना का कमी या कितना का बेसी होगा, बात समझ आया ना। एवरेज के अनुसार हम देखें तो फिर सभी को जोड़ना पड़ेगा, उससे अच्छा थोड़ा सा यही इसमें टाइम लग रहा है, लेकिन बनाइए, इसमें अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि आप इसको सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, सो ये तो -4 हो जाएगा, -4, इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा 38 आ जाएगा, क्या बिल्कुल हमारे यहाँ पे 38 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 38 आ गया, ठीक है, और 38 आ जाएगा, 38 आएगा ना, हम 4 घटाएंगे तो 38 4, हाँ कितना प्लस में 38 आ जाएगा, 38 आ जाएगा, ठीक है, 38 आ जाएगा, तो इस दोनों का कितना आ जाएगा, फिर दोनों को जोड़ेंगे तो +4 आ जाएगा, +4 आ गया, ठीक है। अब एवरेज से क्या है ये नंबर सब अगर टोटल ओवरऑल देखा गया तो अधिक है कितना 4 अधिक है, तो हमें तो इस संख्या का पता करना है, तो ये बैलेंस करने के लिए 67 तो पूरा है, इसमें क्या है ये सब नंबर अभी क्या है 4 अधिक है, हमको एवरेज के बैलेंस करना है तो 4 घटाना पड़ेगा, 4 जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा, तो इसका मतलब x का जो मान आ गया 63, देख सकते हैं यहाँ पे x का मान 63 ही है, फिर उस मान को यहाँ रख के एवरेज निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। खैर छोड़िए, जैसे भी आप लोग को निकालना हम बता दिए। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 है, जॉन जीन से दोगुनी आयु का बड़ा है, ठीक है, देखिए कौन है, ये जॉन है, ये जीन है, ठीक है। जॉन जीन से आयु में दोगुना बड़ा है, जीन से दोगुना बड़ा है, जीन से दोगुना, अगर जीन 1 है तो इससे दोगुना है जॉन। 3 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग 66 हो गया, 3 साल के बाद इसकी आयु का योगफल जो हो गया इतना अनुपात में है, 3 साल के बाद देखा गया इसका भी और 3 साल के बाद इसका भी, तो इसका जो योगफल हो गया वो 66 हो गया, कितना 66 हो गया। सबसे पहला बात कि अगर सॉल्व भी कर ले, ऑप्शन के थ्रू भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, ऑप्शन के थ्रू भी हम इस क्वेश्चन को
बना सकते हैं। लेकिन जो भी आंसर होगा 2:1 के अनुपात में होगा। हमको जीन का पूछा है, जीन का मतलब 1:2 होगा। तो इसी का देखिए पूछा, जीन और जॉन की आयु क्रमशः कितना है। दिया हुआ जॉन जीन, पूछा है जीन और जॉन, तो जीन और जॉन, जीन 1 अनुपात में तो जॉन 2 अनुपात में, तो 1:2 होना चाहिए। ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, 2:1 आ गया। ये हो सकता है, ये नहीं होगा, 2 ऑप्शन तो पहले ही कट गया। अब सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, 3 साल के बाद इसका योगफल 66 है। 3 साल के बाद, तो इसमें भी इस योगफल, इसका भी 3 साल बढ़ल होगा, इसका भी 3 साल, तो ओवरऑल कितना बढ़ोतरी होगा, 6 साल। तो 6 साल घटाएंगे तो दोनों का योगफल 3 साल के बाद 60 हो जाएगा। अनुपात में इसका योगफल कितना है, 2:3 अनुपात में है वर्तमान में। वर्तमान में योगफल है कितना इसका, 60 है। तो 1 अनुपात का मान कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, 20। तो जॉन कितना हो जाएगा, 2 अनुपात में है। 1 अनुपात का मान 20, तो 2 अनुपात का मान 40 और 1 अनुपात का मान 20। क्वेश्चन में ही तो पूछा था जॉन, जीन अनुपात जॉन, तो 20:40, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, एक खुदरा विक्रेता अपने सभी सामानों का क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। क्या करता है, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित कर देता है। एमपी जो है वो अधिक अंकित कर देता है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है। ठीक है, आगे, और अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है उसे। ठीक है, आगे, उसे लगता है कि उसे फिर भी 25% का लाभ हो रहा है। इस बिक्री पर होने वाला वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, बहुत कुछ घुमाया फिराया है इस क्वेश्चन में, तो हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है कि सॉल्व करना है। तो चलिए बहुत ही बेहतरीन ढंग से एक एक चीज़ हम यहाँ पे स्टेप लिखते जाएंगे और आप लोग समझते जाइएगा, तो बहुत अच्छे ढंग से सॉल्व हो जाएगा। एक खुदरा विक्रेता अपनी सभी सामानों पर सभी सामानों का जो मूल्य है क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। तो क्रय मूल्य हम मान लेते हैं कि 100 है। कितना है, 100 है। तो एमपी कितना आ जाएगा, तो क्वेश्चन में बोला है क्या कि एमपी जो है अंकित मूल्य वो अपने क्रय मूल्य से 50% अधिक, तो 100 का 50% 50 हो जाएगा। 50 अधिक करेगा तो मतलब इसका 100 तो इसका 150। ठीक है, इतना बोला है। और अंकित मूल्य पर 25% का छूट देता है, मतलब बेचता कितने में है, 25% का छूट दे रहा है। तो 150 का चीज़ है, 100 का चीज़ है, 25% का छूट दे देगा तो लेगा कितना, 75/100, 75%। जब काटेंगे तो 25 दिया 75, 25 चौके 100, और इसको जब काटेंगे इसको काटेंगे तो 75, इसको काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1.5, गुना कर देंगे, 15×5 75 के 5 बाकी 7, 15×7 कितना होता है, 15×7 105, 7 112, तो 112.5। तो इसका जो आ गया, अगर हम छूट देंगे 25% का, तो कितना में बेचेंगे, 112.5 में बेचेंगे। कितना में बेचेंगे, 112.5 में। अब क्या बोला है, उसे फिर भी लगता है कि उसे 25% का लाभ हो रहा है। ठीक है, उसको 25% का लाभ हो रहा है, फिर भी लगता है। तो इस बिक्री पर उसके होने वाला वास्तविक लाभ, इससे तो अभी कोई मतलब लग ही नहीं रहा है। छूट देने के बाद उसको एक्चुअल में कितना लाभ हो रहा है, देखिए उसको लग रहा है उस आदमी को कि हमको जो हो रहा है 25% का लाभ हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में देखिए कितना का लाभ हो रहा है। कोई चीज़ को खरीदा है 100 में, अब बेच रहा है 112.5 में, तो लाभ कितना का हो रहा है, लाभ जो हो रहा है 112.5 का ना, तो 112 में 0.5 में 100 घटाएंगे तो आ जाएगा 12.5। 12.5 बटा क्रय मूल्य 100 है, और लाभ प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना करेंगे, 100 से 100, मतलब उसको लग रहा है कि 25% का लाभ हो रहा है, जबकि उसको एक्चुअल में जो वास्तविक लाभ हो रहा है वो 12.5% का हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके लगने से कुछ नहीं होता है, लेकिन पूछा क्वेश्चन, उसको तो लग रहा है, लेकिन इस बिक्री पर होने वाला वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए, तो जो हमारा 12.5% का लाभ है। इतना यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करना था, ये कैलकुलेशन गलत था करना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए डायरेक्ट 100 पे कोई चीज़ परसेंटेज होता है, तो 100 का चीज़ बेच रहे हैं 112.5 में, तो डायरेक्ट कितना अधिक है, 12.5 अधिक है, तो यही हमारा लाभ प्रतिशत आंसर हो जाएगा। ये चीज़ नहीं करना होता, लेकिन किए कि समझ में आया आप लोगों की आखिर चल क्या रहा है, तो उम्मीद करते हैं समझ में तो आ ही गया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा साझेदारी का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। रमनी ने 8,000 की पूंजी से अपना व्यापार शुरू किया। रमनी जो है, रमनी हाँ, ब्याज रमनी आर अपना व्यापार जो शुरू किया है वो 8,000 की पूंजी के साथ किया है। ठीक है, 4 महीने के बाद 6,000 की पूंजी के साथ इस व्यापार में जुड़ गई कौन, बनीता। बनीता जो है 4 महीने के बाद 4 महीने के बाद जो है 6,000 रुपया के साथ जुड़ गई।
6,000 रुपये के साथ। यदि व्यापार 1 वर्ष के अंत पर उन्हें 3600 का लाभ हुआ, 1 साल का बात किया है, 1 साल में जो लाभ हुआ है वो 3600 का हुआ है। अब देखिए लाभ, ये जो है व्यापार रुपया लगाया, ये 8,000 लगाया, ये 6,000। अगर इसको लाभ का अनुपात निकालना है, क्या निकालना है हमें, लाभ का अनुपात निकालना है, तो इसमें समय का गुना कर देंगे। अब देखिए 4 महीना के बाद लगाया है ये, तो अब ये इसके लगाने के 4 महीना के बाद लगाया, कुल जो है चला है इस काम 1 साल तक। तो ये लगाया है कितना, 4 महीना के बाद, मतलब 8 महीना के लिए, 8 महीना के लिए। ये लगाया है 12 महीना के लिए। देखिए ये 12 महीना के लिए लगाया, तो उसके और ये लगाया था 4 महीना के बाद वनिता, तो 8 महीना के लिए लगाएगी ना, ठीक है, इस प्रकार से। तो यही तो हमारा इसका लाभ का अनुपात हो जाएगा, ठीक है, लाभ का अनुपात हमारा यही हो जाएगा। ये जब यहाँ से कटेगा कुछ, तो हमसे क्वेश्चन में हिस्सा भी पूछा होगा, क्या पूछा है, तो इसमें वनिता का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो भी का मान, वनिता का हिस्सा लाभ में, इस 3600 के लाभ में। तो पहले देखिए 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ से कटेगा, 8 से ये कटेगा, 8 से 8 6 दूना 12, मतलब 2:1 के अनुपात में बढ़ जाएगा। ये क्या है, लाभ का अनुपात है। लाभ में दोनों, लाभ का अगर योगफल देखें, दोनों का योगफल, दोनों के लाभों का योगफल 2 1 3 हो जाएगा, 3 अनुपात में। एक्चुअल में लाभ का जो योगफल है वो 3600 है। कितना है, एक्चुअल में 3600 है। तो कितना गुना है, यहाँ से देखेंगे तो 12 3 36, 1200 गुना है। तो ये भी एक्चुअल में 1200 गुना हो जाएगा, तो 2400 हो जाएगा, ठीक है। और वनिता का बात करेंगे तो 1 अनुपात का मान 1200 है, तो ये 1 में 1200 से गुना करेंगे 1200। क्वेश्चन ने पूछा इसमें वनिता का हिस्सा कितना है, तो इसमें 3600 में वनिता का जो हिस्सा है वो 1200 का है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। बस इसमें समय का क्या करते हैं कि गुना करते हैं पूंजी में, तो लाभ का अनुपात बनता है, और लाभ हमें एक्चुअल में दिया था, अनुपात निकाल के उस प्रकार से बांट दिए, ठीक है। इसका नहीं भी निकालते, टाइम बर्बाद नहीं करते, डायरेक्ट 1 अनुपात का मान निकाले थे, 1200 ही निकल गया था, तो 1200 मेरा डायरेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है। ये सभी चीज़ आप लोग अच्छे से ढंग से कर पा रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कैसे बनेगा देखिए, यदि इसमें दिया हुआ है हमें a माइनस बी का 40% a प्लस बी के 20% के बराबर है, तो पूछा है b a के कितने प्रतिशत के बराबर है। सिंपल सा है क्वेश्चन। देखिए a माइनस बी का मतलब गुना 40%, मतलब 40/100 जो है वो बराबर है किसके, a प्लस बी के 20% के। 20% मतलब 20/100, ठीक है। जब इसको काटेंगे तो 100 से 100 गया, 20 दूना 40 आ जाएगा। तो a माइनस बी बटा a प्लस बी का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये नहीं, हमको a और b निकालना है। यहाँ निकालने के बाद हम CND लगा सकते थे, CND रूल, लेकिन नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ यहीं सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्या आ जाएगा, 2a माइनस 2b बराबर a प्लस बी। अब देखिए b वाला, a वाला को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, a इधर आके माइनस हो जाएगा तो a बचेगा, बराबर 2b माइनस उधर जाके हो जाएगा 3b, जुड़ जाएगा। तो a/b का जो अनुपात आ गया है वो हमारा 3/1 आ गया है। पूछा क्वेश्चन में क्या है, 1 के कितने प्रतिशत के बराबर है, 1 का कितने प्रतिशत के बराबर, ये b है। अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमसे क्वेश्चन क्या बोला है, मेन इस पे ध्यान देने का कि यहाँ पे करे क्या, तो बोला है 1 के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो यहाँ पे स्वतः को दिमाग लगाए, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट दिख रहा है कि 1/3 करके आंसर आ जाएगा। कि क्या पूछा है कि b जो है, b a के कितना प्रतिशत के बराबर है, तो b का मान कितना है, 1 है। किससे पूछा है, किसके, 1 के कितने प्रतिशत, a का मान, प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, तो ये हमारा 100/3 आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या हुआ, इमेज नहीं बना थोड़ा सा, तो दिमाग में अगर नहीं चल रहा हुआ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और दूसरा क्या तरीका, आंसर तो आ गया है। कौन सा ऑप्शन था अभी जो आंसर आया था, ऑप्शन सी था ना, तो ऑप्शन सी था, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन और दूसरा तरीका से यहाँ से सॉल्व करें, a के कितने प्रतिशत, मान लेंगे a के x% के बराबर जो है वो b का मान है। यहाँ से देखिए हम a का मान कितना है 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, b का मान 1 है तो यहाँ पे b के जगह हम कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे, हो गया। सॉल्व कर दीजिए, x बराबर कितना हो जाएगा, 100 उधर जाएगा तो 100/3, 100/3 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेहतरीन आज क्वेश्चन हम लेके आए थे, सभी क्वेश्चन NTPC का था, ठीक है। लेकिन आप लोग के लिए रेलवे के लिए, रेलवे ग्रुप, रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। लेकिन जो भी क्वेश्चन है NTPC का है था आज, ठीक है। जरूर हमारे साथ जुड़े अगर आप लोग NTPC रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।